हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय। उसकी यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। तो इसमें कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसका हम डिस्कस अभी करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। यहाँ पे मिलते हैं इससे रिलेटेड पूरी क्लासेस, नोटिफिकेशन और इग्नू की पूरी गाइडेंस। अगर आपको भी इग्नू में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड होने के आपको मिलने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो उसमें आपका फ़ायदा और इग्नू के स्टूडेंट का बहुत ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें आता है इस यूनिट के अंदर, वो आता है कि सामाजिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है सामाजिक मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। तीसरा क्वेश्चन आता है सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा, निर्भरता वाली प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ये प्रस्तावना यहाँ पे दिया है, प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। ये प्रस्तावना है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो भी एक इंसान जो है वो एक प्राणी की तरह रहता है, वो लेकिन समूह में रहना पसंद करता है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और समाज शास्त्र जो है वो मानव समाज और मनुष्य के बीच में संबंध को बताता है। समाज शास्त्र क्या बताता है? मानव समाज और मनुष्य के बीच में, जो हमारा समाज और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसको बताता है। तो समाज शास्त्र, इसमें जो समाज शास्त्र है वो मनोविज्ञान जो है दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे को साथ सपोर्ट करके चलते हैं। तो कुछ दोनों की बातें आपस में मिलती जुलती हैं, यही इसमें बताया गया है। उसके बाद अगली इकाई में आता है कि समाज शास्त्र की परिभाषा बताइए। तो समाज शास्त्र की परिभाषा सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने जो है इस वर्ड को यूज किया था। जो मनुष्य जो है परस्पर संबंधों, मनुष्य क्या है तो परस्पर आपस में संबंध रहते हैं, जिससे वो एक दूसरे के नज़दीक आता है, जिससे जो है समूह बनते हैं। जब समूह बनते हैं, वो एक समूह के रूप में जन्म लेते हैं। तो अगस्त कॉम्टे ने बताया कि समाज शास्त्र जो है 2 तरीके से डिवाइडेड किया गया है, एक समाज स्थायित्व और एक समाज गतिशीलता। समाज स्थायित्व मतलब जो समाज स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है, और गतिशील जो लगातार चेंज होता रहता है। जो समाज स्थायित्व है वो समाज के बहुत सारे घटकों का अध्ययन करता है, और जो गतिशील समाज है विकास में जो बदलाव हो रहे हैं उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक तथ्यों का एक अध्ययन है, जो मानव जीवन को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर, साइंस के आधार पर उसका डिसीजन लिया जाता है, उसको परखा जाता है। तो उसके बाद 3.2 में आ जाते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए। मनोविज्ञान जो है दो वर्डों से मिलकर बता हुआ है, एक साइकी और एक लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और ज्ञान, साइकोलॉजी, तो ये हो गया आत्मज्ञान। तो ये सबसे पहले जो इस वर्ड का चेतना विज्ञान के रूप में भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्ड कहाँ पे यूज किया गया था? विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनी थी जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर ये सबसे पहले एक प्रयोगशाला बनी थी, सबसे पहले मनोविज्ञान वहाँ पे प्रारंभ किया गया था। तो मानव के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद आता है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में अंतर संबंध। दोनों की एक को अलग अलग करके देखना बहुत ही कठिन है, ठीक है। ये भौतिक परिस्थितियों के अनुसार आदमी क्या होता है और जीव जो होते हैं वो भौतिक परिस्थितियों, अगर वातावरण में कोई चेंज आ रहा है तो उसके अनुसार अपने आप को ढालने की उसमें प्रवृत्ति होती है। और सदैव, और मनुष्य क्या होता है, जीव में तो अपने आप को ढाल लेता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मनुष्य हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता रहता है। जानवरों के अंदर जो होते हैं, जो उनके अंदर जो नियम कानून आते हैं वो उनके आनुवांशिक होते हैं, जो उनके पूर्वज करते आए वो करते रहते हैं और उसी के अनुरूप वे व्यवहार करते हैं। जैसे कि पक्षी जो होते हैं जब बच्चे देते हैं तो अंडे देते हैं, तो अपने बच्चों के लिए भी एक घोंसला बनाते हैं और अपने लिए भी एक अलग अलग घोंसला बनाते हैं। वो उनका एक रिवाज है कुछ पक्षियों के अंदर। और मनुष्य जो होता है उसमें रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है आदमी के जीवन के ऊपर। तो मनोविज्ञान क्या होता है? मन का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसकी सोच का, उसकी भावना, उसकी धारणा, उसके परिवेश, उसके व्यक्तित्व निर्माण, कैसा उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, और परिवार और समुदाय का अध्ययन। व्यक्ति जो होता है मनोविज्ञान के अंदर एक मुख्य केंद्र होता है अध्ययन करने का, तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है कि सामाजिक मनोविज्ञान ऐतिहासिक विकास, उसका विकास कैसे हुआ।
तो 19वीं सदी में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तथ्यों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया। तो सबसे पहले काम्टे ने प्राकृतिक विज्ञान ने बताया कि प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों के आधार पर जो है समाज का अध्ययन किया जा सकता है। उनकी घटनाओं का हम के बीच में हम संबंध को डिसाइड कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, कैसे होगा, समाज में कैसे चेंज हुआ। वैज्ञानिक साइंटिफिक वे से इस चीज़ को अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये, और समाज की जानकारी अच्छे से इकट्ठी होगी। और उस टाइम पे उस लोगों की क्या हैसियत थी, क्या रूल रेगुलेशन थे उस टाइम समाज में। तो समाजशास्त्री सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा उस टाइम पे एक बन गई कि समाज को हमें जो कैसे टेस्टिंग करना है, एक साइंटिफिक वे से टेस्टिंग करता है, तो एक सामाजिक मनोविज्ञान की एक पृष्ठभूमि उस टाइम पे बनाई। आधुनिक मनोविज्ञान जो है 19वीं सदी में शुरू हुआ। 1908 में जो है सामाजिक मनोविज्ञान को विषय के रूप में सिलेक्ट किया गया, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, तो आप इसमें देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान की परिभाषा ये लिख सकते हैं। क्या होता है, सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जो मन व्यक्ति के जो मन में पड़े हुए समाज के द्वारा जो प्रभाव हैं उनकी गहराई का उद्घाटन करता है। मान लिया कि समाज का किसी आदमी के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग समाज का अलग अलग मनुष्य के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब क्या होता है सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर रहता है। अलग अलग समुदाय में जो है प्रभाव डालते हैं, अलग अलग प्रभाव डालते हैं, ये इन्होंने आपस में बताया है जो समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। उसके बाद समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के ऐतिहासिक मनोविज्ञान के अंततः विषय से संबंध। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें ये बताया गया है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है। देखो ये अगर हम समाजशास्त्र बोलेंगे ये वाला सर्कल, और दूसरा वाला मनोविज्ञान बोलेंगे यानी कि साइकोलॉजी बोलेंगे, ये सोशोलॉजी बोलेंगे, तो दोनों बीच में कुछ संबंध रहता है। जो दोनों के बीच में जो कंबाइन सब्जेक्ट है, कंबाइन जो चीज़ें हैं उनको बोलेंगे सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है गहराई होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है समाजशास्त्र दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, ये इसमें इन्होंने बताया है। इसके अंदर जो है सामाजिक और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जो दो मिक्स चीज़ें हैं, उसको सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान का किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान का आप बताया गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। मानव समूह का उसके सदस्य के ऊपर क्या पड़ता है, बहुत बड़ा समूह है उसमें से एक सदस्य के ऊपर उस समूह का क्या इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तियों का उनके समूह के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लिया बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनका समूह के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ा जाता है। एक व्यक्ति समूह का दूसरे व्यक्ति समूह, एक समूह ये है दूसरा समूह है, दोनों की विचारधाराएं अलग है, उनका आपस में क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो इन प्रभावों को सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर हम डिसीजन लेते हैं, पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं समाज का, कि समाज में क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि गतिशील होता है समाज, देखिए इसमें लिखा है कि सामूहिक जो गतिशीलता होती है, रूढ़िवाद, सामाजिक पतन, सामाजिक विस्तरण। जैसे मनुष्य का क्या होता है, पहले बचपन होता है, किशोर होता है, युवा अवस्था होता है, अधेड़ होता है, ये सब चीज़ें लगातार चेंज होती रहती है। इसी सामूहिक गतिशीलता भी चेंज होती रहती है। बच्चों के पालन पोषण करने के तरीके जो है अलग अलग समाज के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम समाज को जो सोशलिस्ट हैं वो क्या होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद सामाजिक उपकरण के अंदर संकल्पना, और ये एक आता है सामाजिक मान्यताएं, संस्कृति। तो इसमें सामाजिक उपकरण क्या होता है, जिससे हम जो है लोगों का अनुसंधान करते हैं। एक होता है संकल्पना, एक होती है अभिव्यक्ति। संकल्पना हमारे जीवन में जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव देते हैं, दैनिक जीवन में कौन सी ताकतें काम करती हैं। तो संकल्पना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना। मान्यताएं, किसी समाज की क्या मान्यताएं हैं, उनका लोगों के जीवन में हमेशा लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उसी के हिसाब से उनका डिसीजन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका सब कुछ जो है चेंज होता है। तो समाज में वो चेंजमेंट किससे आता है,
उनकी मान्यताओं से आता है, उनके मूल्यों से आता है। संस्कृति जो है उसकी भाषा, प्रतीक, मूल्य, विश्वास, मान्यताएं, रहन सहन, वो सब चीज़ें मिला के क्या होती है, संस्कृति होती है। उसी संस्कृति से उस आदमी के जीवन, जो उस समूह में कोई व्यक्ति है उसके जीवन पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। उनकी भूमिकाएँ, कोई पिता की भूमिका करता है, कोई पत्नी की, कोई पुत्र की, कोई भाई बहन की, कोई पड़ोसी की। तो अलग अलग भूमिकाएं हम समाज के अंदर क्या है निर्वहन करते हैं। तो उन भूमिकाओं के आधार पर, उनके स्तर के आधार पर भी उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव है, उसका समाज, उसके क्या प्रभाव पड़ता है, सब समाजीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे के जब बच्चा जन्म लेता है तब से समाजीकरण शुरू हो जाता है और जब तक चलता रहता है समाजीकरण उसके साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र की अवधारणाएँ दिया है, इसको कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें यही बताया कि कैसे कैसे मनुष्य का व्यवहार जो है सदैव जो है बना रहता है, उसकी मानसिक अवस्था कैसे, सोच उसकी सांस्कृतिक परिवेश में कैसा बहुत ज़रूरी है। जर्मन में जो है गहराई से समझने वाला बताया, उसमें अनुसंधानकर्ता क्या होते हैं, उन लोगों के बीच में घुस जाते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, उन्हीं की तरह रहना खाना सब कुछ शुरू करते हैं, उसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बेस पे उस समाज और उस समूह के बारे में एक राय बनाते हैं। तो मध्यम श्रेणी क्या होता है, कई बार जो है मध्यम श्रेणी सिद्धांत वो सिद्धांत है कि कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन लेने की हालत में नहीं होती, जैसे धर्म के रूप में है। धर्म जो है लोगों को इकट्ठा भी करता है और विभाजित करता है, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति घृणा पैदा करता है। तो अभी इसमें हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस श्रेणी में जो है सोशोलॉजिस्ट ने बोला है कि मध्यम श्रेणी का सिद्धांत लिया जाता है, दोनों के बीच का सिद्धांत, दोनों के बीच का जो रास्ता पड़ता है उसको अपनाया जाता है। तो समाजशास्त्री सांकेतिक आदान प्रदान ये छोड़ो, ये इतना आने वाला नहीं है। तो ये थे सामाजिक अनुसंधान में कर सकते हैं। समाजशास्त्र क्या महत्व है इनका, ये समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व। इसका क्या करते हैं कि हम उस समाज के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या प्रभाव है, उसकी व्याख्या करते हैं, दोनों के बीच में संबंध निकालते हैं और विभिन्न मानव जाति के जो समूह हैं और समुदाय हैं उनके संबंधों और उनकी भविष्यवाणी, आगे क्या होने वाला, उन सब का डिसीजन हम ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो इग्नू के अगर आपको स्टूडेंट की हेल्प करनी है, क्योंकि मैं इग्नू के स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ, वो बहुत परेशान रहते हैं, तो उनको क्लासेस भी नहीं हो पाती, और एग्ज़ाम और गाइडेंस के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और ताकि ये वीडियो दूसरे जो है BSOC के जो स्टूडेंट हैं उनके पास पहुँचे, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो। लाइक करने से ये वीडियो जो है इग्नू के दूसरे स्टूडेंट के पास पहुँचता है तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपको पढ़ने में इसको बहुत टाइम लगेगा, मैंने शॉर्ट में इतना अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।